नमस्कार, आप सब लोग को स्वागत है। आज ये जो है फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरी वीडियोस है, ठीक है? हमने प्रॉमिस किया था कि 4 वीडियोस के अंदर मैं पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, भारत की जो स्वतंत्रता संघर्ष है, उसको कहानी के रूप में, स्टोरी टेलिंग के रूप में मैं फिनिश करूँगा, जो कि रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और जो बच्चे नए देख रहे हैं, तो उनके लिए समझने में आसानी होगी मॉडर्न हिस्ट्री को 4 क्लासेस में। ज़्यादा नहीं, 15-15 मिनट का वीडियोस है, मतलब 1 घंटे के अंदर हम लोग टोटल कोर्सेज को कंप्लीट कर रहे हैं। को कंप्लीट इन द सेंस कि समराइज़ कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस ऑलरेडी किए थे इन माय फर्स्ट वीडियोस। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके थे पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, कलकत्ता सेशन, सूरत स्प्लिट, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, होम रूल लीग, लखनऊ पैक्ट, इन द फर्स्ट वीडियोस, है ना? उसके बाद जो है सेकंड वीडियोस में हमने कवर किया, ठीक है, रोलत एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट, है ना? अब जो हम डिस्कस करेंगे, दिस इज द टॉपिक दैट टुडे नाउ विल डिस्कस इन दिस वीडियो, विल डिस्कस राइट 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना। देन उसके बाद जो है लाहौर सेशन, उसके बाद जो है दांडी मार्च यानी कि सल्ट सत्याग्रह, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, पैक्ट मतलब वो वाला नहीं, ये वाला पैक नहीं कि गांधी इरविन बैठ के पैक लगाए थे, गांधी इरविन समझौता वाला। उसके बाद विल डिस्कस द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन, ठीक है? एंड इन द नेक्स्ट वीडियोस विल डिस्कस अबाउट द क्रिप्स मिशन, आईएनए, क्विट इंडिया मूवमेंट, शेयर प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान एंड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता की कहानी, ठीक है, का जो एक्ट है 1947 वाला। तो इस वीडियोस में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे पहले जो है 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, जिन्ना के 14वीं बिंदिया इन द ईयर, कौन सा ईयर में ये हुआ था? 1929। देखो उससे पहले एक चीज समझते हैं कि साइमन कमीशन जब 1927 में गठन हुआ था, साइमन कमीशन क्यों गठन हुआ था? क्योंकि मंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक आया था 1919 में, जो 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 कि इंडियन के फेवर में नहीं था। उसको चेंज करने के लिए जब स्वराज पार्टी पावर में आए थे, प्रेशराइज किया था मंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को चेंज करने के लिए, साइमन कमीशन का गठन हुआ। बट साइमन कमीशन में सभी के सभी सदस्य जो है ब्रिटिशर्स थे, ऑल द 7 मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन वर द ब्रिटिशर्स, उसमें इंडियन को शामिल ही नहीं किया गया था, इसलिए सब लोगों ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया, मतलब साइमन कमीशन तुम वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाए थे, ठीक है? उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इन द ईयर 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश करेंगे, यानी कि मोतीलाल नेहरू हैं और तेज बहादुर सप्रू हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे और उनको जिम्मेदारी दे दी गई मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, ठीक है? तो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट किए थे, उसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। हालांकि उसमें जो डिमांड था डोमिनियन स्टेटस का, जिसको कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे थे, तो यहां तक स्टोरी था। अब देखो 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, तो जो नेहरू रिपोर्ट जो पेश किए थे 28 में, उसको मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा, यहां पर जिन्ना हमेशा गलत नहीं है, यहां पर जिन्ना थोड़ा सा करेक्ट, इस मामले में करेक्ट है। उन्होंने ये कहा कि अब जो है आईएनसी का टारगेट डोमिनियन स्टेटस नहीं होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए? पूर्ण स्वराज होना चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब देखो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? स्वराज से ज्यादा, कंप्लीट स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम। तो जिन्ना ने यहां पर कहा कि नहीं, स्वराज डोमिनियन स्टेटस का वक्त गया, अब क्या चाहिए हमें? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंट चाहिए, कंप्लीट आजादी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आईएनसी का डिमांड होगा डोमिनियन स्टेटस, तो मुस्लिम लीग जो है आईएनसी को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कंप्लीट कंप्लीट इंडिपेंडेंट है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, बट कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं है तो सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्होंने जिन्ना ने ये कहा। और अपने लिए 14 पॉइंट मुस्लिम लीग के लिए लगाया। 14 पॉइंट मतलब 14 पॉइंट में 14 कंडीशंस थे कि क्या क्या वो लोग चाहते थे, दैट इज नोन एज 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना। अब देखिए उसके बाद जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था सेम ईयर 1929 में, जहां पर जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया आईएनसी के, और यहां पर पहली बार मांग किया गया पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट, ठीक है? और उन्होंने एक डेट निर्धारित की थी, ठीक है? डेट आज की डेट में जैसे कि हम लोग जो मनाते हैं, ठीक है, 26 जनवरी, ठीक है? तो 26 ऑफ जनवरी
1930 को डिक्लेयर किया गया, मतलब आईएनसी के तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से डिक्लेयर किया गया कि ये जो है भारत का इंडिपेंडेंट डे होगा। चाहे हमें हमें असल में जो हमें आजादी मिली थी, कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी अजद में आजादी। ये 26 अगस्त जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्रिएट किया गया था। बट यहां पर 1930 26 अगस्त को 26 जनवरी को ये डिक्लेयर किया गया कि ये भारत के लिए इंडिपेंडेंट डे होगा। चाहे हमें ब्रिटिशर आजाद करे ना करे, हम अपने आप को आजाद करेंगे। ताकि ये उसने इसलिए किए थे ताकि जितने भी फ्रीडम फाइटर थे सबको मोटिवेशन मिले कि हमें आजादी मिल गई है। तो मोटिवेशन इस तरह का मिलेगा कि ब्रिटिशर को बाद में छोड़ के जाना पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा। तो इसीलिए जो देखो, हमें एक्चुअली में आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला था। बट 15 अगस्त 1947 से पहले 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज ए इंडिपेंडेंट डे, नॉट रिपब्लिक डे के हिसाब से नहीं, इंडिपेंडेंट डे के हिसाब से हुआ था। क्योंकि यहां पर प्रण लिया गया था कि हम उसे इंडिपेंडेंट डे जब तक आज़ादी संपूर्ण ना मिले उसको हम मानते रहेंगे। ठीक है, इसलिए 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिला। और इस डेट को याद करने के लिए हमारा जो संविधान है 26 नवंबर को तैयार हो चुका था। ठीक है, लेकिन 1949 26 नवंबर को तैयार हो चुका था। इसलिए इस डेट को रिमेंबर करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान का इंप्लीमेंटेशन किया गया। असल में उसको इंडिपेंडेंट डे के हिसाब से 1947 से पहले मनाते थे। ठीक है, ये है उसका इतिहास। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको दांडी मार्च और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, यानी कि सल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है उसको। सल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, उसको दांडी मार्च क्यों कहा गया? ठीक है, अब देखो, महात्मा गांधी जो है बड़े पैमाने पर मूवमेंट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो उन्होंने सोचा जिस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इतना सक्सेस नहीं हो पाया, तो वो चाहते थे पूरी तरह से ब्रिटिशर को खदेड़े। तो उन्होंने क्या किया? दांडी मार्च की शुरुआत की। मतलब साबरमती आश्रम जहां पर वो रहते थे वहां से दांडी तक, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक उन्होंने पद यात्रा किया। उसको दांडी मार्च कहा जाता है। दांडी तक पद यात्रा था इसलिए उसको दांडी मार्च कहा जाता है। और ये नमक के खिलाफ आंदोलन था, इसलिए उसको सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन, सॉल्ट सत्याग्रह कहा जाता है। क्योंकि नमक के ऊपर जबरदस्ती टैक्स लगा दिए थे और नमक बनाने का अधिकार भी जो छीन लिया था। तो नमक के ऊपर टैक्स को कम करने के लिए और नमक का जो अधिकार इंडियन को दिलाने के लिए उन्होंने ये किया था। दैट्स व्हाई इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह, उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, तो यहाँ पर जो है इनिशियली साबरमती आश्रम से 78 सपोर्टर थे। जिस गांव में गांधी जी जाते थे सब लोग उनको वेलकम करते थे, उनके पीछे पीछे चल जाते थे। और वहां पहुंचने तक, यानी कि दांडी पहुंचने तक गांधी जी को सपोर्ट करने वाले 1 लाख से ज्यादा समर्थन मिल गया था। और वहां पर वो, मतलब एक तरफ से दांडी के जो सी शोर से नमक उठाकर उन्होंने आंदोलन शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो ये जो है सेम चीजें जो है उनको सपोर्ट किए थे सरोजिनी नायडू। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में वो कर रहे थे मतलब जो फ्रंटियर गांधी है हमारे, ठीक है, गफार खान। ठीक है, उसके बाद साउथ इंडिया में सी राजगोपालचारी। तो सेम मूवमेंट जो है ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हुआ था। उसको जो है हम क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को सच मायने में कंट्रोल करना मुश्किल था। और जो साइमन कमीशन आया था जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, साइमन कमीशन लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। साइमन कमीशन 1927 में आया था जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहां के सारे सदस्य ब्रिटिशर्स थे, 7 के 7 मेंबर ब्रिटिश थे, इंडियन को शामिल नहीं किया गया। तो ये साइमन कमीशन के बारे में कन्विंस करने के लिए और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को एक तरफ से रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने प्लान पकाया। वो प्लान है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दरअसल उसका मकसद था साइमन कमीशन को कन्विंस करना था, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट करना था, एक संविधान, सिंपल लैंग्वेज में भारत के लिए संविधान बनवाना था उनको। और दूसरी बात है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को वो रोक नहीं पा रहे थे, उसको जो है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को रोकना था। ठीक है, तो दरअसल ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है आईएनसी की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से, मतलब इंडियन पार्टी आएंगे और ब्रिटिशर की तरफ से पार्टी आएंगे और आपस में जो समझौता होगा, जो डील होगा, दैट इज नोन एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस टाइम पे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है, और आईएनसी को उस टाइम पर रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी। ठीक है, हालांकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ध्यान रखिएगा,
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में हुआ था, देखो सिंपल डेट याद रहेगा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30, सेकंड जो है 31, थर्ड जो है 32, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट 30, सेकंड 31, 32 याद रहेगा, 30, 31 और 32, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किए थे, क्योंकि वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और साइमन कमीशन के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। दैट्स व्हाई आईएनसी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से फेल हो गया था, सिंपल सी बात है। बाकी हालांकि हिंदू महासभा ये सब, मुस्लिम लीग सब पार्टिसिपेट किए थे, बट फेल हो गया था, ठीक है, क्योंकि आईएनसी वाज कंसिडर्ड विद द प्रीमियर पार्टी, नंबर 1 पार्टी। आईएनसी ही 80% पॉपुलेशन जो ट्रस्ट करते थे वो आईएनसी को, मेन पार्टी था, वो ही ज्वाइन नहीं करने की वजह से फेल हो गया, ठीक है। एक्चुअली दरअसल वो फेल होने के बाद बीच में और एक हुआ गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में। देखो गांधी इरविन पैक्ट का मतलब है, ऐसा नहीं कि दोनों आएंगे और पैक्ट लगाएंगे, गांधी का मतलब है महात्मा गांधी जी जो आईएनसी के प्रेसिडेंट हेड थे, और लॉर्ड इरविन जो है वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, दोनों के बीच में समझौता हुआ था और गांधी जी को फिर से बुलाया गया था लंदन। यहां पर लॉर्ड इरविन ने कंडीशंस रखा था, ठीक है, यहां पर जो है महात्मा गांधी ने कंडीशन रखे थे, ठीक है, कि आप जो है हमारे जितने भी युद्ध मतलब जितने भी प्रिजनर हैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में बंदी करके रखे हो, सबको रिहा करना पड़ेगा, सबको जो है रिहा करना, छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये कंडीशन में साइन करूंगा। तब लॉर्ड इरविन ने कंडीशन रखा था कि आप जो है, हम डिस्कस करेंगे, आप जो है साइमन कमीशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद जो है आप जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कर रहे हो उसको भी बंद कर दीजिए, तो मैं ये जो है रिहा कर दूंगा। तो गांधी जी राजी हो गए, तो गांधी जी रेडी टू स्टॉप द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए तैयार हो गए, और रेडी टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो गए थे, ठीक है। तो यहां पर लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा था कि सबको रिहा करेंगे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों को रिहा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जितने भी प्रिजनर को हमने बंदी बनाया सबको रिहा कर देंगे, लेकिन उनके ब्रिटिशर के हिसाब से जो वायलेंस एक्टिविटी से इन्वॉल्व है, जैसे कि भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, ये तीनों को हम नहीं करेंगे, ये तीनों को नहीं रिहा कर सकते। तो यहां पर गांधी जी फिर भी साइन कर दिए। तो यहां पर जो क्रिटिक है, महात्मा गांधी के क्रिटिक है, अब भी मानते हैं कि गांधी जी को इस टर्म्स में साइन नहीं करना चाहिए था, गांधी जी को यह कंडीशन रखना चाहिए था कि भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को छोड़वाइए तब जाके साइन करूंगा, बट गांधी जी जो है साइन करते। ये गांधी जी का सबसे बड़ा ब्लंडर था। आज के डेट में भी इतिहास उसको, गांधी जी को इस बात में क्रिटिसाइज करती है कि गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साइन नहीं करना चाहिए था या ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, जब तक भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव, भगत सिंह और सुखदेव को जो है या राजगुरु को नहीं छोड़ा जाए, रिहा नहीं किया जाए, तब तक साइन नहीं करना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर गांधी जी का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, हालांकि जो इतिहास है हो चुका है, ठीक है, मतलब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भगत सिंह को बचाया जा सकता था अगर गांधी जी साइन नहीं करते थे, बट एनीवे इतिहास तो हो चुका है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, बट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बातें नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ पर चाहिए था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब यहाँ पर मुस्लिम लीग को चाहिए था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अपना अलग से रिजर्वेशंस, यहाँ पर जो है हिंदू महासभा को चाहिए था, यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी को चाहिए था, यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जो दलित के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखो तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर पार्टिसिपेट किए थे, और तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था। तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिशर की तरफ से रामसे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और महात्मा गांधी केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, और फर्स्ट एंड थर्ड में आईएनसी की तरफ से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने का रीजन ही है कि आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट यस, सेकंड में जब सेकंड में मुस्लिम लीग, ठीक है, उसके बाद जो है सिख, या फिर उसके बाद जो है SC जितने भी दलित हैं, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशन चाहिए था, जिसकी वजह से बात नहीं बन पाई और ये भी फेलियर हो गया। तो फाइनली थर्ड राउंड टेबल, सेकंड भी फेल हुआ, और थर्ड में भी वही चीजें जो फर्स्ट में हुआ था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो फेल हो गया था, ठीक है। तो यही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फाइनली तीनों ही फेल हो गए थे, ठीक है। उसके बाद देखो 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन, ठीक है। दरअसल क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अबाउट टू स्टार्ट होने वाला था।
तो द्वितीय विश्व युद्ध में अलग अलग पार्टी की तरफ से अलग अलग होते थे, एक तरफ से एक्सिस पावर थे, एक तरफ से अलाइड पावर थे। जैसे कि दो पार्टी में बट रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अलग अलग पार्टीज में बट रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। एक तरफ थे जैसे कि यूएसए, ठीक है, मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि जर्मनी है ना, इटली, फ्रांस, सॉरी, एक तरफ जो है यूएसए बाद में सपोर्ट किए थे ब्रिटेन, उसको फ्रांस ने सपोर्ट किया था। तो ये सब अलग अलग पार्टीज में थे, ठीक है, अलग अलग पार्टीज में थे, ठीक है। और उस टाइम पे देखो सेकेंड तो उस टाइम पे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग कांग्रेस मिनिस्टर 39 में हुआ था, ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से होने से पहले ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से इंडिया को अपने पार्टी की तरफ से घोषित कर दिया कि ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया ब्रिटिशर की तरफ से करेंगे दूसरे पार्टी के खिलाफ, ठीक है। और एक तरफ ये जर्मनी, इटली और मेन कंट्री जो थे जापान उनके खिलाफ, ठीक है। हालांकि इंडिया के बिना परमिशन को, वन सेकंड सही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से इंडिया को वॉर के लिए डिक्लेयर कर दिया। मतलब अपने तरफ से, जैसे कि दो पार्टी थे ना, एक तरफ से ब्रिटेन फ्रांस ये सब थे, दूसरी तरफ से जर्मनी इटली जापान थे। तो उन्होंने जर्मनी इटली जापान के तरफ से, मतलब अगेंस्ट में इंडिया को बेलिग्रेंट कंट्री के हिसाब से घोषित कर दिया। बेलिग्रेंट कंट्री का मतलब कंट्री इज रेडी फॉर फाइट और रेडी फॉर वॉर, मतलब हमारी तरफ से इंडिया लड़ेगा, ये उन्होंने घोषित कर दिया इंडियन के लीडर को बिना पूछे। तो यहां पर इंडियन लीडर जो है भड़क गए, अरे भाई हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, पहले हमको पूछ तो लो, हमारा मन है या नहीं, करेंगे या नहीं। तो यहां पर इंडियन लीडर ने एक कंडीशंस रखा था, ठीक है, हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर को सपोर्ट करेंगे, बट वी हैव वन कंडीशंस। हम लोग का एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भारत को, इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंट घोषित कर दोगे, तब जाके हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इफ इंडिया विल बी गिवन कंप्लीट इंडिपेंडेंट बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन वी विल सपोर्ट ब्रिटिशर, अदरवाइज विल नॉट, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं, सेकेंड वर्ल्ड से पहले नहीं, सेकेंड वर्ल्ड के बाद में हम डोमिनियन स्टेटस आप लोगों को दे देंगे। तो यहां पर इंडियन ने कहा भाई अभी डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए, स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। बताओ पूर्ण स्वराज होगा तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो जितने भी कांग्रेस मिनिस्टर थे, दे गेव देयर रेजिग्नेशन फ्रॉम देयर पोस्ट। दिस इज नोन एज कांग्रेस मिनिस्टर रेजिग्नेशंस, ठीक है। तो ये वीडियो यहां तक है। अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, लास्ट वीडियोस होगा, दिस में विल डिस्कस अबाउट द क्रिप्स मिशन, INA, क्विट इंडिया मूवमेंट, CR प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान एंड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। अगले क्लास में भारत को आज़ाद करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियोस? क्या आप लोग चाहते हो कि इस तरह का वीडियोस और भी लाया जाए? अगर लाया जाए तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और भी हर एक स्टोरी में, चाहे वो मध्यकालीन भारत हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, मैं ऐसे स्टोरी बना के आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा। यस, और बने रहिए और जुड़े रहिए। तब तक जय हिंद।